let us continue our previous lecture। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मोमेंटम का एंड द चेंज इन मोमेंटम। ये पूरा इंटायर लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा। तो अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। उसको समझने के लिए मोमेंटम को समझना जरूरी है। मोमेंटम में बदलाव जो आता है लीनियरली किसी सर्टेन एंगल पे, इन सब चीज़ों को समझेंगे तब हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन का सेकेंड लॉ स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग मोमेंटम को समझते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम होता क्या है? तो जनरली मोमेंटम का जब हम लोग बात करते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं कि मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बोल देते हैं और हाथ झाड़ लेते हैं। क्या ये मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग हुआ? ये तो मैथमेटिकल कंटेक्स्ट, मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में ये मीनिंग है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो हम फिजिकली कैसे समझा सकते हैं? फिजिक्स का मतलब फिजिक्स के हिसाब से उसे एक्सप्लेन किया जाए। मैथमेटिक्स उसको एलेबोरेट करता है। एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के लैंग्वेज में समझाइए। तो अगर आपसे कोई छोटा भाई, आपकी छोटी बहन पूछेगी भैया मोमेंटम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मास इनटू वेलोसिटी। कभी वो समझेगा जिंदगी में? नहीं। उसको समझाने के लिए हम लोग को समझना होगा मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग। तो मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग का होता है मास इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्टेन मास के हो और वो मास मूव कर रहा हो तभी उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम हो सकता है। ये बात गांठ बांध लो। यानी कि if this mass is having certain, if this object is having certain mass m and it is moving with a certain velocity, तो इसके मास इनटू वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग फिजिकली ये कहते हैं मास इन मोशन। अगर कोई मास मोशन में हो तभी हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का अपना एक मोमेंटम है। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट का अपना मोमेंटम है। चलिए, तो मोमेंटम कैसे डिनोट करते हैं? P इक्वल्स टू mv। ये बात तो सभी कोई जान गए। तो मास इन मोमेंटम, मास इन मोशन इज मोमेंटम। एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी में ये पढ़ेंगे हम लोग कि मान लिया, लेट अस assume an object of mass m1 and mass m2 moving with velocity v। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका अपना अपना मास है m1 एंड m2, मतलब दोनों का मास अलग है लेकिन दोनों का सेम वेलोसिटी, मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। यहां पे सेम वर्ड को यूज कर लो, सेम वेलोसिटी। देन उसका मोमेंटम क्या होगा? देन देयर मोमेंटम विल बी, तब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? क्योंकि मास दोनों का डिफरेंट है तो दोनों का मोमेंटम भी डिफरेंट हो जाएगा। तो कैन वी कंपेयर देयर मोमेंटास? मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा। तो हम जब दोनों के मोमेंटा को कंपेयर करेंगे तो वी नो दैट कंपेयर करने के लिए दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करो, p1 बाई p2। सो p1 इज व्हाट? m1v। p2 इज व्हाट? m2v। v तो सेम है, दोनों गेट्स कैंसल्ड आउट। So the expression become P1 by P2 is equals to M1 by M2। और हमारे पास एक कंडीशन है कि मास 2 जो है मास 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर मास 2 मास 1 से बड़ा है तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा? इस केस स्टडी का क्या रिजल्ट आता है? इसमें दिया है कि मास बड़ा है m2 से m1 का, यानी कि जिसका मास ज्यादा बड़ा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकला कि heavier object has larger momentum। जो भारी होगा यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, मतलब मोमेंटम जो बदलेगा
तो कोई भी मोमेंटम में चेंज दिखाने के लिए डेल्टा पी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम दिखाने के लिए मास इनटू वेलोसिटी ऐसे दिखा सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, किसी में भी छोटा बदलाव अगर दिखाना है तो डेल पी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी में जो बदलाव है। तो हम लोग जानते हैं कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। सो डेल पी कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी बट इन दिस वे। ये हो गया हमारा करेक्ट तरीका। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? डेल पी इज इक्वल्स टू मास इनटू डेल्टा वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट हो गया इसलिए उसे बाहर रखना पड़ा। हाँ, तो अब आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मोमेंटम जो होगा ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा। फिर दूसरा केस स्टडी करते हैं। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि मासेस भी एज इट इज रहेंगे और दोनों के वेलोसिटीज को डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा वेलोसिटी होगा कि दोनों का मोमेंटम एक जैसा हो। ठीक है, आप देखते हैं। तो हमारा सेकंड केस, ये हमारा केस स्टडी का पहला पार्ट था जो हमने देख लिया। अब सेकंड केस हम लोग देखेंगे। हमने सेकंड केस देखा, हमें देखना है कि नाउ सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2 वेयर m2 इज व्हाट? ग्रेटर देन m1। ये तो कंडीशंस हमारे पास पता है, लेकिन बोथ आर मूविंग विथ different velocities, both are moving with different velocities v1 and v2, but their momentum remains the same। उन दोनों के मोमेंटम बराबर है। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे? हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोमेंटम दोनों का सेम है। दो अलग बॉडी है, तो एक का मोमेंटम p1, दूसरे का मोमेंटम p2। तो p1 के लिए हम लोग को क्या एक्सप्रेशन मालूम है? m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, मालूम है ना? तो इससे क्या रिलेशन हमारे पास डेवलप होगा? लेट अस चेक। m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू v2 बाय v1। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास ये कंडीशन है कि m2 m1 से बड़ा है, और इसके साथ इस सेकेंड कंडीशन में हम लोग, ये जो सेकेंड केस है, इस सेकेंड कंडीशन में ये देखेंगे कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, कि मास सेकेंड का बड़ा है और वेलोसिटी पहला ग्रेटर है वेलोसिटी 2 से। तो इस रिलेशन से हमारे पास क्या मतलब कंक्लूजन आ सकता है कि जो लाइटर मास होंगे उसके वेलोसिटी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। Light mass has greater velocity as compared to heavier mass होगा। इस रिलेशन से ये इंफॉर्मेशन हमें निकला कि जो हल्का बॉडी होगा उसका वेलोसिटी क्या है? देख रहे हो, v1 बड़ा है। यहाँ पे m1 v2 से रिलेशन और m2 v1 यहाँ पे दिख रहा है साफ, उसका ठीक उल्टा है। तो यानी कि लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? m1। तो m1 का वेलोसिटी क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, हल्का है, हल्का बॉडी ज्यादा फास्ट मूव करेगा और भारी बॉडी जो होगा वो क्या होगा? स्लो मूव करेगा v2 से। बात समझ में आती है? रिलेशन है। तो लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल मोमेंटम जो बॉडी का आएगा वो सेम आएगा। तो ये दो तरह का केस था। क्या इंफॉर्मेशन निकला? पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि क्या था, ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी सेम रखा जाए, दोनों का मास अलग है, तो जो ज्यादा हैवी मास होगा उसका मोमेंटम ज्यादा, जो हल्का मास होगा उसका मोमेंटम कम। अब हम क्या किए, मोमेंटम को ही सेम कर दिए, तो वेलोसिटी को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मास को तो अभी हम नहीं यूज कर सकते कंपैरिजन में। तो मान लिया कि मास वही कंडीशन है, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो मोमेंटम को सेम करने से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आया। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा। तभी जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम दोनों का ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने इस दो केस को स्टडी किया। आई होप कि ये बात अब ध्यान से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अब ग्राफिकली भी समझते हैं, तीनों के रिलेशन को।
ग्राफ को हम लोग इसमें अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ना अभी प्रॉपर रेलेवेंट नहीं लग रहा मुझे। चेंज इन मोमेंटम समझते हैं पहले, जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तब उसके ग्राफ को समझेंगे। चेंज इन मोमेंटम को पहले हम लोग समझते हैं। चेंज इन मोमेंटम, देखो मोमेंटम चेंज होने का दो तरीका हो सकता है। या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट पाथ, पहला जब पाथ लीनियर हो, ठीक है, और दूसरा हो सकता है जब पाथ लीनियर ना हो, वो किसी एंगल पे बॉल टकरा रहा हो, एट एन एंगल थीटा। तुम बोलोगे ये क्या है सर, थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। तो चलिए भैया समझते हैं इसको अच्छे से। इसमें हम लोगों को क्या समझना है, देखो यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि मान लो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो उसके मोमेंटम में बदलाव आता है। न्यूटन ने सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग को ये तो मालूम है ना कि ऑब्जेक्ट मान लो एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और उस पर एक फोर्स लगा दिया गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। v1 से क्या हो जाएगा, v2 में बदलाव आ जाएगा। यही चेंज इन मोमेंटम है। यानी कि मोमेंटम किस बात पे डिपेंड करता है, चेंज इन मोमेंटम, मास पे या तो वेलोसिटी पे। और मास तो कांस्टेंट है भाई, मास तो कांस्टेंट है। तो ऑलमोस्ट अगर डिफरेंट मासेस को यूज करेंगे डिफरेंट केसेस में, तब दोनों का मोमेंटम अलग हो सकता है। लेकिन सेम मास को लेकर के दो इवेंट कराया जाए, दो प्रोसेस कराया जाए, दो मतलब फिनोमेना को कराओगे, तो मोमेंटम दोनों का क्या होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उसके वेलोसिटी पे। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना ज्यादा है उस हिसाब से उसका मोमेंटम बदलेगा। यानी कि मास कांस्टेंट रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज उसके वेलोसिटी चेंज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों के चेंज को जब हम लोग बात किए तो डेल पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। लेकिन सवाल उठता है, यहां से क्लैश हुआ किसके बीच, आइंस्टाइन और न्यूटन के बीच। आइंस्टाइन और न्यूटन में क्या लड़ाई हो गया, आइंस्टाइन बोला कि भैया मास भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये भी चेंज हो सकता है। दोनों में झगड़ा हो गया, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। न्यूटन तो भाई उस टाइम का अपने आप में बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट था, तो उसे लगा कि भैया हम बना दिए जो भी लॉ वो हम मेरे हमेशा के लिए सही हो गया, इसको कोई काउंटर नहीं कर सकता है। तब फिर उससे भी बड़ा इंसान आया, उससे भी बड़ा जीनियस आदमी आया आइंस्टाइन। वो बोला कि तुम्हारा लॉ गलत नहीं है, बट इसमें एक कंडीशन जोड़ना होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, वो बोला कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट सॉरी ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट should not be equivalent to the speed of light। लाइट के स्पीड से ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के द मास रिमेन्स कांस्टेंट। तभी जाकर क्या होगा, मास कांस्टेंट हो सकता है। न्यूटन बोलता है भाग ऐसा थोड़ी ना होता है, मास को बदले थोड़ी ना बदला जा सकता है, मास कैसे बदल देंगे भाई। न्यूटन बोला देखो, आइंस्टाइन बोला नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम तुम्हारे बात को गलत साबित कर सकते हैं। तुम अपना थ्योरम, तुम अपना लॉज जो भी पढ़ाना है बच्चों को वो पढ़ाओ, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो लाइट के स्पीड के बराबर कंपेरेबल ना हो या उससे ज्यादा भी ना हो, नहीं तो मास डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन था। तो उसने एक फॉर्मूला दिया न्यू मास निकालने का, m इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के तहत उसने बताया कि मास भी वैरी कर सकता है अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, इसको अभी डिटेल में उतना नहीं समझेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे समझना कि चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये कंडीशन है, हम लोग को क्या याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तभी जाकर के ये सारे न्यूटन के मैकेनिक्स हम समझ सकते हैं। लाइट के स्पीड में आ जाएगा तो वो दूसरे ब्रांच में चला जाएगा,
उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्योंकि आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे था, इसलिए बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले हम लोग इसके चेंज इन मोमेंटम को समझते हैं। तो ये वाले चीज को अभी हम लोग हटाते हैं, क्योंकि अभी हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स को डिस्कस करना है, इसलिए हमारा मेन फोकस यहाँ होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको समझाएंगे। तो ये हो गया मतलब लीनियर चेंज। अब सवाल उठता है कि अगर ये तो लीनियर चेंज इन मोमेंटम आसानी से दिखा दी, फोर्स लगा दो उसके वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो फाइनल तुम्हारा जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। और जो इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए था वो क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। दोनों का वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या हो गया, मोमेंटम में चेंज आ गया। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय mv2 माइनस mv1। कोई mv और क्या mu भी ले सकते हो, तुम्हारा मन। इसको अगर u मानोगे इनिशियल और चेंज हो गया तो v हो गया। mv माइनस mu भी करते हो बहुत सारे जगह पे, तो दोनों एक ही बात है। तो ये लीनियर चेंज इन मोमेंटम के बारे में था कि मोमेंटम चेंज कैसे हुआ, उसके वेलोसिटी में चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज हो गया, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये न्यूटन भैया बोल दिए। आइंस्टाइन के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भैया मास को कैसे बदल सकते हैं, अगर वेलोसिटी को लाइट के स्पीड के बराबर कर दिया जाए तो वो भी देखेंगे। पहले हमारा मेन टॉपिक देखते हैं। ये हो गया लीनियर मोमेंटम चेंज, लीनियर चेंज इन मोमेंटम। अब एंगुलर चेंज इन मोमेंटम देखेंगे कि कितना मोमेंटम में बदलाव आ सकता है। तो लीनियर चेंज इन मोमेंटम हम लोग क्या देखें, जो भी देखें अभी उसको नहीं बोलेंगे, हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एंगुलर चेंज इन मोमेंटम। मान लिया एक वॉल है, 11th के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां से एक m मास का कोई बॉल टकराया इस पे, तो अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल हमें मालूम है इसका एंगुलर सेपरेशन, लेट इट बी थीटा, थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। तो वो टकरा के बॉल इस साइड आया, ठीक है। तो अब बॉल तो लग रहा है किसी सर्टेन एंगुलर सेपरेशन पे, मतलब दिस बॉल इज कोलाइडिंग एट दिस पॉइंट एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बॉल का वेलोसिटी मान लो v है और वही वेलोसिटी से वो बाहर भी निकल रहा है, तो क्या ये टोटल जो टकराने के बाद बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन का केस है, इसमें टोटल मोमेंटम कितना चेंज होगा, ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लीनियर केस में हमने del p इक्वल टू मास इंटू डेल्टा v निकाल लिया। व्हाट इज द लीनियर चेंज इन मोमेंटम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन अ स्ट्रेट पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंपेल्ड टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब एंगुलर सेपरेशन पे है, टकरा के गया और टकरा के उधर निकल गया, मतलब इधर से टकराया उधर से निकल गया, ये तो लीनियर है नहीं। तो भैया इसके लिए क्या चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट होगा, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि डेल्टा पी पी एफ माइनस पी आई सभी में एप्लीकेबल है, दोनों ही केस में। लेकिन दोनों का ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालने का टेक्निक डिफरेंट है। पहले वाले को हम लोग देख लिए, बहुत सिंपल सा था, mv माइनस mu, pf में mv और इसमें mu। लेकिन इसका pi और pf कैसा हो सकता है, चल देखते हैं। तो pi इज व्हाट, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v है ना, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर है? तो पहले हम लोग इधर देखते हैं, पी आई इज इक्वल टू व्हाट, एम वी, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लो, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एम वी कॉस थीटा आई कैप, देखो इसका ये थीटा है ना, अब इसके रिस्पेक्ट में ये पैरेलल है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज व्हाट, वी है ना, वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन किधर है, आई की तरफ। इसका एक मैप बना लो, आई जे माइनस आई माइनस जे, जस्ट इंटीजर्स मैथमेटिक्स वाला। तो इसमें ऑब्जेक्ट का भी कंपोनेंट किधर है, एक्स कंपोनेंट प्लस आई की तरफ है ना, देखो ये उधर जा रहा है तो प्लस आई। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, माइनस एम वी साइन जे कैप। अब जे देख लो किधर है, नीचे की तरफ है, तो माइनस है ना, दिख रहा है, एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन
जे कैप, देखो ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस जे की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। फिर आता है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए फिर इधर से देखोगे, अगेन mv cos थीटा आई कैप लोगे, लेकिन आई कैप का यहाँ पे क्या रोल है, देखो यहाँ पे आई कैप इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी कि माइनस आई कैप की तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस mv cos थीटा आई कैप। ठीक है, अब यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, पहले माइनस लिख के रखो, बाद में देखा जाएगा। mv साइन थीटा जे कैप, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये भी क्या हो गया, माइनस यहाँ लगाना हमारा सही हो गया। ठीक है, आप समझ में आ रहा है। mv cos थीटा आई कैप वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो mv cos थीटा आई कैप, ये आई की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव आई की तरफ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। फिर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखोगे तो v sin थीटा है ना, तो mv sin थीटा ये माइनस जे की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस mv sin थीटा जे क्या, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद फाइनल मोमेंटम देखोगे तो mv cos थीटा आई कैप माइनस mv sin थीटा जे क्या, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि pf फाइनल मोमेंटम इस वाले में देखेंगे, तो mv इसका क्या हो गया, वेलोसिटी v है ना, तो cos कंपोनेंट ये वाला, तो ये किस डायरेक्शन जा रहा है, माइनस आई की तरफ, देखो इधर भाग रहा है माइनस आई, तो ये माइनस mv cos थीटा आई कैप, देख लो। फिर उसके बाद नीचे वाला, तो ये भी देखो नीचे की तरफ ही जा रहा है, इसलिए माइनस mv sin थीटा जे कैप। तो प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, आई और जे के डायरेक्शन पे, यहां से साफ नजर आ रहा है। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम हियर, कैन यू फाइंड इट आउट, यस, डेल पी इज इक्वल टू pf माइनस pi, तो pf हमारे पास क्या है, mv cos थीटा आई कैप माइनस mv sin थीटा जे कैप, ये फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल, तो इनिशियल हमारे पास क्या है, mv cos थीटा आई कैप माइनस mv sin थीटा जे कैप। तो देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस माइनस गेट्स कैंसिल आउट, सो डेल पी बिकम्स माइनस 2mv cos थीटा आई कैप हुआ, ये दोनों माइनस माइनस प्लस माइनस 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 कैंसिल ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस 2mv cos थीटा हो गया, v यहाँ लिख दो, हाँ mv cos थीटा आया। लेकिन ये नेगेटिव है ना, चेंज कभी भी नेगेटिव में नहीं दिखाते हैं, तो जब इसका मॉड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2mv cos थीटा आई कैप। नाउ दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, कब, जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन एंगल पे किसी जगह पे चेंज आता है, मतलब कोई सर्टेन एंगल पे ऑब्जेक्ट हिट करते हैं, मान लो किसी दीवार पे सर्टेन एंगल पे हिट करोगे तो बॉल उधर गया, दैट इज कंप्लीटली नॉट अ केस ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर चेंज इन मोमेंटम, तो वो तो एंगुलर चेंज इन मोमेंटम का बात हो गया। तो ये हमारा क्या केस हो गया, एंगुलर चेंज इन मोमेंटम। आई होप कि अब ये बात समझ में आया। तो व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम हियर, दिस, एक सर्टेन एंगल पे। अब मान लो कि केस बनता है, क्या बनता है केस, कि ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा मारा एक सर्टेन एंगल पे, वो टकरा के उधर निकल गया, लेकिन अगर हम सीधा मारे, टक से मारे से टकरा के सीधा निकल गया, तब क्या होगा, चेंज में मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में थीटा का वैल्यू प्लेस कर दो। अगर मान लो इसी दीवार को सीधा करते हैं और ज्यादा, अब ऑब्जेक्ट को मारा हमने सीधा, तो टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलरली हिट किया है, ये सर्टेन एंगल पे हिट किया गया था और ये परपेंडिकुलरली हिट किया गया, यानी कि एंगुलर सेपरेशन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0, यानी कि cos थीटा विल बिकम cos 0, और cos 0 इज व्हाट, 1 हुआ। तो उस केस में जो मोमेंटम बदलाव होगा, डेल पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2mv। ये हो गया हमारा टोटल चेंज इन मोमेंटम व्हेन द बॉल इज हिट परपेंडिकुलरली ऑन द वॉल, और ये था टोटल चेंज इन मोमेंटम when the ball is hit at an angle, certain angle theta with respect to the horizontal के respect में हमने जब hit किया, तो this is the change in momentum that we produced here। तो हमने change in momentum के बारे में भी समझ लिया कि we have two types of change in momentum, linear change in momentum and angular change in momentum। दोनों का concept हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए। I hope कि अब momentum और उसमें आने वाले change
से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे उसमें आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझेंगे, मोमेंटम का बदलाव क्या आएगा, उसका क्या एप्लीकेशंस है, उसके क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो भी निकलेंगे, जो F इक्वल टू ma का फॉर्मूला हम न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव करेंगे, उन सभी के ग्राफिकल रिलेशंस को चेक करेंगे। इन सभी को चेक करने के बाद हमारा तीसरा वीडियो कंप्लीट होगा। तो ये हमारा सेकंड वीडियो एंड होता है यहीं पे। अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मन से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चैप्टर्स को जितना अच्छे से पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, समय दोगे, वो कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।